हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार क्रेश कोर्स की क्लासें हैं वो अपलोड की जा रही हैं आप सबकी तैयारी में हेल्प करने के लिए। आई थिंक आप सारी क्लासों को अटेंड कर रहे होंगे और सारी क्लासें आपकी तैयारी को और भी अच्छा बना रही होगी। स्टूडेंट, उसी क्रेश कोर्स की क्लास की कड़ी के अंदर आज की क्रेश कोर्स की क्लास हम ऐड करना चाहेंगे और आज की क्रेश कोर्स की क्लास हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने देखा था कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे थे हम। ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और डिस्कस करके हमने उसके सिम्टम्स के बारे में देखा था और मैंने सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई थिंक सारे स्टूडेंट जिन जिन लोगों ने हमारी क्लास देखी है, जिन जिन लोगों ने मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ये क्लास अटेंड करी है, उन सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लास्ट क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं इंटरवेंशन, उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब मैनेजमेंट ऑफ GERD। आज की क्लास में हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ GERD। मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का मैनेजमेंट हम पढ़ने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो अब मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो सिचुएशन के अंदर देखो क्या क्या है। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि मैनेज कैसे करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। तो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो पहला हम क्या कर सकते हैं, अब GERD हो गया। ठीक है, GERD का मतलब कि जो पेशेंट का जो स्टमक और जो ड्यूडेनल कंटेंट थे वो कंटेंट कहाँ जा रहे थे, बैकफ्लो मार रहे थे। और बैकफ्लो कहाँ पे मार रहे थे, वो बैकफ्लो मार रहे थे स्टूडेंट किस पे, इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के अंदर जब वो बैकफ्लो मार रहे हैं तो सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट था। तो जैसे ही एसिड है वो आपकी इसोफेगस के अंदर एंटर करता है तो वो इरिटेशन कॉज करता है। तो उस इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक मेडिसिन दी उससे ही ये डिजीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उस एसिडिटी को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अबाउट डाइट, अबाउट डाइट। अब डाइट में हम पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे जी, डाइट में हम पेशेंट को क्या एजुकेशन दें, डाइट में हम पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं कि लो फैट डाइट ले। कि पेशेंट को हम एजुकेट कर सकते हैं कि आप लो फैट डाइट लो। लो फैट डाइट लोगे तो लो फैट डाइट लोगे तो क्या होगा, उससे वाइल वगैरह जो ड्यूडेनम जो कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे, जो जल्दी आगे की तरफ निकल आगे आगे की तरफ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना पेट लेंगे उतना ही समय तक हमारा जो खाना है वो कितना कहाँ रुकेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम वगैरह के अंदर रुकने के चांसेस होते हैं। तो लो फैट डाइट देंगे। हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द डाइट। डाइट में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपको क्या करना है, लो फैट डाइट लेंगे। लो फैट डाइट लेने से पेशेंट को क्या फायदा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लो फैट डाइट लेने से पेशेंट को क्या होगा, जो भी कंटेंट होंगे, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे, वो इंटेस्टाइन में भी जल्दी पास आउट हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में कुछ समय के लिए रुकेंगे, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही खाना ड्यूडेनम जेजुनम के पास आ जाता है, तो उसके बाद अगर बैक्टीरिया भी मारने की कोशिश करता है तो स्टमक तो खाली हो चुका है अगर ड्यूडेनम जेजुनम के पास आ गया। हमने डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि GERD के अंदर क्या हो रहा था, एक तो गैस्ट्रिक कंटेंट थे, कौन से थे, गैस्ट्रिक कंटेंट प्लस ड्यूडेनल कंटेंट, ड्यूडेनल कंटेंट ये भी थे। तो ये दोनों कंटेंट इससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर हम पेशेंट को लो फैट डाइट देंगे। साथ के साथ हमें क्या करना है, हाई फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को। पेशेंट को एजुकेट करना है, हमें क्या करना है कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। हाई फाइबर डाइट लेगा तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का रिस्क नहीं होगा। साथ के साथ वो क्या करेंगे, जो हाई फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। साथ के साथ क्या करना है, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, स्टॉप ईटिंग
स्टॉप और अवॉइड, अवॉइड ईटिंग फूड approximately 2 hours before sleep। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का डिसऑर्डर हो गया है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवेंशन होगा कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाओगे। कुछ नहीं खाओगे इसका मतलब है कि आपको जो डिनर है, ठीक है, जो डिनर टाइम है, डिनर टाइम डिनर टाइम में पेशेंट का वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। शुड बी चेंज, should be changed and make it early, make it early। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, 8 PM एक आइडियल टाइम होता है हमारा डिनर करने का। 8 PM एक हमारा आइडियल टाइम होता है डिनर करने का। अब जब हम आइडियल टाइम पे डिनर करेंगे तो डेफिनेट है कि पेशेंट 10 PM के अराउंड वो क्या करने चला जाएगा, स्लीपिंग, सोने के लिए चला जाएगा। अगर वो जैसे ही सोने के लिए जाएगा तो वो सुपाइन पोजीशन में सोएगा। सुपाइन पोजीशन में सोते ही क्या होगा, जो आपके गैस्ट्रिक और यूरिनल कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर आ जाएंगे और हमें यही तो प्रिवेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भैया आपको शाम को 6 बजे तक से ही 6 बजे तक आपको क्या कर लेना है, डिनर टाइम कर लेना है। डिनर शुड बी कंप्लीट। कि आपको शाम को 6 बजे तक ही क्या कर लेना है, डिनर कर लेना है। 6 बजे तक डिनर कर लेगा तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही वो 6 बजे तक डिनर करेगा, डिनर करने के बाद क्या होगा, वो कुछ समय के लिए 1-2 घंटे मतलब अपनी एक्टिविटीज करेगा, जो 8 बजे तक या 9 बजे तक उसकी एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी। तो उसके बाद क्या होगा, इतनी देर में जो जो फूड पार्टिकल्स है या जो फूड के कंटेंट है, फूड कंटेंट का मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट वो कहाँ हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, passage towards the large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, पहला हमने क्या देखा, पहला इंटरवेंशन हमने ये देखा है कि पेशेंट को हमें एजुकेट करना है अबाउट द डाइट। हमें पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है अबाउट द डाइट। डाइट में पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है, लो फैट डाइट लेनी है। पहला हमें बोलना है कि आपको लो फैट डाइट लेनी है। दूसरा हमें पेशेंट को बोलना है हाई फाइबर डाइट लेनी है। क्या बोल रहे हैं, हाई फाइबर डाइट लेनी है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको सोने जाने से पहले, मतलब आपका जो स्लीपिंग टाइम है उसके 2 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना खाना है। ठीक है, 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भैया आप अपना डिनर टाइम है, उस डिनर टाइम को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब खाना खाना है, मैंने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 8 PM वो एक आइडियल टाइम होता है डिनर करने का। अब मान लीजिए अब हमारा पेशेंट GERD का, तो हमें उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि आप शाम को 6 बजे तक खाना खा लो। जो आपका शाम का खाना है वो आप शाम को 6 बजे तक ही फिनिश करो। क्यों, ताकि अगर आप 6 से 9 बजे तक अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद क्या होगा, जो भी फूड कंटेंट है वो चले जाएंगे आगे की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। और दूसरा, जब भी आप काम करोगे तो आप ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे काम करोगे, आप बैठोगे या फिर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर अपने फंक्शंस जो भी परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वो सारी स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन के अंदर करोगे तो बैकफ्लो मारने के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अदर इंटरवेंशन है उनकी बात करें। अदर इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है। किस बारे में एडवाइस करना है, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको क्या करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स दो। पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, देखो एडवाइस फॉर
एडवाइज द पेशेंट फॉर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, फ्रीक्वेंट मील, सॉरी, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको क्या करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देने का हमारा क्या पर्पज होगा? हमारा पर्पज ये होगा कि अगर हमारा पेशेंट, जो पेशेंट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का है, वो पेशेंट अगर एक बार अगर ठूस के खाना खा लेगा, यहाँ तक खाना खा लेगा, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है वो तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो फूड कंटेंट है वो तो बैक तो मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि आपने ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो चुका है? ठीक है, आपने क्या किया? ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग का रिजल्ट क्या हुआ? ओवर डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, स्टमक का ओवर डिस्टेंशन हुआ। तो अब जैसे ही हल्का सा प्रेशर, प्रेशर ऑफ डायफ्राम मान लो, प्रेशर ऑफ डायफ्राम, जैसे ही आप सुपाइन पोजीशन में जाते हो तो स्टमक वो पुश करेगा डायफ्राम को। या अगर आप सिटिंग पोजीशन के अंदर रहते हो तो जैसे ही आप सांस लोगे, सांस अंदर की तरफ इंस्पायरेशन करोगे तो डायफ्राम क्या करता है? नीचे की तरफ जाता है। डायफ्राम क्या करता है? नीचे की तरफ जाता है। अब वो जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो स्टमक पहले से पूरा फुला हुआ है, ठीक है, उसके पास जगह नहीं है डायफ्राम को एडजस्ट करने की। तो जैसे ही डायफ्राम जोर लगाता है, उस पर प्रेशर लगाता है, जो उसके अंदर कंटेंट है, अब जब आप एक मस्कुलर, होलो मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक, क्या है स्टमक? क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अब इस होलो मस्कुलर ऑर्गन को आप अगर कंप्रेस करोगे, प्रेशर इस पे अप्लाई करोगे, तो क्या होगा? आप इस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसके ये पिचकेगा, पिचकेगा तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो किसी न किसी रास्ते से तो बाहर निकलेंगे। अब उसमें रास्ते दो बना रखे हैं आपने, स्टमक के अंदर दो रास्ते बने हुए। पहला है आपका पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम से होते हुए आपका आ जाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा आपका क्या आ जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है स्टूडेंट, कार्डियक स्फिंक्टर आ जाता है। अब कार्डियक स्फिंक्टर आ गया है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? अब जैसे कार्डियक स्फिंक्टर आया तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा, तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होते ही खाना कहाँ चला जाएगा? कार्डियक स्फिंक्टर के ओपन होते ही खाना जाएगा आपका इसोफेगस के अंदर। वही सेम कंडीशन जीईआरडी के अंदर जो हो रही थी। तो इसीलिए हमें हमारे पेशेंट को एजुकेट करना है कि भैया आप जब भी खाना खाओगे, आप अपने खाने को टुकड़ों में तोड़ के खाओगे। टुकड़ों में तोड़ के खाने का मतलब है एक बार में नहीं खाना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील करना है। आप जो खाना एक बार में खा रहे हो, मतलब आप पूरे दिन में अगर 3 टाइम ईटिंग कर रहे हो, तो उस ईटिंग को आप 5 to 6 टाइम कर लो, 5 to 6 टाइम कर लो। मतलब उतना ही खाना, आपको उतना ही खाना, आपके डाइट में आपको कोई चेंज नहीं करना है। बट आपको क्या करना है? बट आपको ये करना है कि जो खाना आप 3 बार में खा रहे थे, उस खाने को आप 5 से 6 बार में खाओ, ताकि आपका स्टमक है वो ओवर डिस्टेंडेड नहीं होगा। ओवर डिस्टेंडेड नहीं होगा तो आपको रेस्पिरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ अगर कोई प्रेशर भी आता है आपके एब्डोमेन के ऊपर, तो उसकी वजह से आपकी जो कंटेंट है, जो आपकी जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट है, उनका बैकफ्लो भी नहीं हो। आई थिंक समझ में आया हो। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन क्या होगी? देखो, अब इसमें हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इसमें हम और ज्यादा हम ये कर सकते हैं, अवॉइड द वियरिंग ऑफ, अवॉइड टाइट क्लॉथ, क्लॉथ, टाइट क्लॉथ को हमें क्या करना है? टाइट क्लॉथ को हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करने का मतलब, जैसे कि आजकल का जो फैशन है वो क्या चल रहा है? एकदम फुल फिटिंग की पैंट, फुल फिटिंग की शर्ट, पूरा एकदम शेप, जो बॉडी की शेप होती है वो भी एक्सपोज हो रही है। ठीक है, तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। ऐसे कपड़े मतलब कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको फुल्ली फिटिंग और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं,
क्योंकि अगर वो पेशेंट टाइट कपड़े पहनता है तो टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है, आपका एब्डोमेन है वो टाइट हो जाएगा, आपका एब्डोमेन है वो पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा जितना वो है। ठीक है, अब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपके अगर आप टाइट क्लोथ पहनोगे तो आपका एब्डोमेन पूरा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, पूरा एक्सपेंड नहीं होगा तो वो स्टमक के ऊपर भी, मतलब एब्डोमिनल केविटी के जो भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स के ऊपर वो क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, और प्रेशराइज करने की वजह से वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, बैकफ्लो, गैस्ट्रिक कंटेंट और यूरिनल कंटेंट है वो हो सकता है। इसीलिए हमें हमारे पेशेंट को एजुकेट करना है कि भैया आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। दूसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उसको हम बता सकते हैं, नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो एक काफी अच्छा इंटरवेंशन है। ठीक है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, एलिवेट द हेड ऑफ बेड। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। अब हमें पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है किस बारे में, कि आप जब भी सो रहे हो, मतलब एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर तो क्या होता है कि जो आप बेड वगैरह हॉस्पिटल में यूज होते हैं उनके अंदर वो क्या रिमोट से ऑपरेट होते हैं, साथ के साथ जो भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी कि अपन हल्की सी मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ या फिर जो भी उनकी रिमोट वगैरह होते हैं उनके थ्रू इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं, लेग्स को एलिवेट कर सकते हैं। तो हमें जीईआरडी के पेशेंट के अंदर क्या करना है, हमें पेशेंट के हेड को, हेड एंड को, बेड के हेड एंड को हमें क्या करना है, एलिवेट करना है। एलिवेट करने का मतलब हो गया, अब मैं यहाँ पे पोजीशन नाम देता हूँ, हमें नॉर्मली हल्का एलिवेट करना है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो हल्का सा अगर हेड एलिवेट रहता है, ठीक है, और लेग्स नीचे चले जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडलबर्ग, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, ये भी पोजीशन हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ये पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन है वो क्या होंगी, हमें वो सारी मेडिकेशन, हमें पेशेंट की वो सारी मेडिकेशंस को क्या करना है, अवॉइड करना है जो स्टमक इम्पिटी को कम करती हैं और गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, उन सारी मेडिकेशंस को अवॉइड ड्रग which are delay the stomach impety, जो स्टमक इम्पिटी, जो यानी कि स्टमक के खाली होने की जो रेट थी, स्टमक के इम्पिट होने की जो रेट थी, इम्पिटी होने की रेट थी, उसको कम करती है, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करती हैं। हमें वो सारी मेडिकेशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। और कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन होती हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन होती है आपकी एंटीकोलिनर्जिक, फर्स्ट वन होती है आपकी एंटीकोलिनर्जिक, सॉरी, फर्स्ट वन जो मेडिकेशन आती है वो आपकी आती है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। दूसरी मेडिकेशन आती है आपकी एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इन ड्रग्स को हमें जीईआरडी के केस के अंदर अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करती है, ये डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, और ये अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम है, एनएसएआईडी अगर बहुत देर तक, काफी टाइम तक अगर ये स्टमक के अंदर रुकती हैं तो ये क्या कोज कर सकती हैं, अगर ये बहुत देर तक रुकेंगी तो ये क्या कोज कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर, क्या कोज कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर। तो स्टूडेंट इन सबसे हमें हमारे पेशेंट को बचाना है, और हमें क्या करना होगा उस कंडीशन के अंदर, हमें क्या करना होगा, पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि जो दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो आपके स्टमक को खाली होने से रोकती हैं, उन दवाइयों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन रहा है स्टूडेंट, ये काफी अच्छा एमसीक्यू बन रहा है, एमसीक्यू कि विच मेडिकेशन आर अवॉइड इन द केस ऑफ जीईआरडी, कौन सी मेडिकेशन है जो आप जीईआरडी के केस के अंदर आपको अवॉइड करनी है, तो कौन सी है, फर्स्ट वन आएगी आपकी एंटीकोलिनर्जिक,
फर्स्ट वन आएगी आपकी एंटीकोलिनर्जिक एंड सेकंड वन आपकी आएगी एंटीकोलिनर्जिक के साथ कौन सी मेडिकेशन थी, NSAID, SAID, NSAID। ठीक है, वो सारी मेडिकेशन हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ताकि हमारे पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर ना हो, साथ ही साथ जो स्टमक है वो जल्दी से खाली हो जाए, जिससे क्या होगा कि हमारे पेशेंट की जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो और इसोफेगस के अंदर बैकफ्लो नहीं मारेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो और इंटरवेंशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और इंटरवेंशन की अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पे, तो डिस्कशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन हैं जो स्टमक मतलब GERD के केस के अंदर हमें पेशेंट के ऊपर करने हैं, ताकि हम पेशेंट को GERD से बचा सके। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो हमें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें देनी है। एक बात हमेशा याद रखना, नर्सेज को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने का कोई राइट नहीं होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि ये मेडिकेशन इस डिजीज में नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी लिखी हुई है, तो पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले, यही मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले आपको क्या करना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी कंसर्न डॉक्टर है, जो भी उस पेशेंट के टीम के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको क्या करनी है, बात करनी है। तो जो कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हमें पेशेंट के हमें एडवाइज डॉक्टर हमें एडमिनिस्टर करने के लिए एडवाइज कर सकते हैं। तो पहला तो आता है आपका एंटासिड। ठीक है, ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज द एसिड। ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड को ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, कि गैस्ट्रिक एसिड जितना था उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। अब जब आप NSAID पेशेंट को दे रहे हो, तो जैसे आप पेशेंट को NSAID दे रहे हो, तो NSAID दे सॉरी आप पेशेंट को जब एंटा एसिड दे रहे हो तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसकी pH है वो नॉर्मल हो जाएगी, वो बैलेंस होने लग जाएगी। अब अगर गैस्ट्रिक कंटेंट का बैकफ्लो भी हो रहा है तो वो इसोफेगस को ज़्यादा इरिटेट नहीं करेंगे, पहला। दूसरी कौन सी मेडिकेशन देनी है हमें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट, जो भी स्क्रीन पे आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उससे नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको फ्यूचर में उस चीज़ को याद रखने में ईजी रहे। बाकी आपके लिए प्रिंटेड नोट्स मैंने बना रखे हैं, डोंट वेरी, मैं आपको स्क्रीन शो करूंगा, वहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो मेडिकेशन है जो क्या करेंगी, जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है। और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है स्टूडेंट, तो सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करती है, स्टमक के अंदर ब्लॉक द H2 रिसेप्टर and decrease the rate of gastric acid प्रोडक्शन। ये गैस्ट्रिक एसिड की क्या कर देती है, प्रोडक्शन को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये तीनों मेडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पहली है एंटा एसिड, दूसरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तीसरी है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये तीनों मेडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये डिसीज को मैनेज करने में हमारी मदद करती है। ये तीनों मेडिकेशन बहुत कॉमनली यूज की जाती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करें तो पेंटोप्राजोल।
और H2 रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं, H2 रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेनिटिडीन। ये एग्जाम्पल्स हैं उन मेडिकेशन के, ये एग्जाम्पल्स उन मेडिकेशन के जो मेडिकेशन हम पेशेंट के अंदर यूज करेंगे, और उस कौन सी क्लास के अंदर ये स्टैंड कर रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंटासिड की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम दे सकते हैं। पेंटोप्राजोल की बात करें तो ये आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और H2 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हम दे सकते हैं पेशेंट को रेनिटिडीन भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट मेडिकेशन। ठीक है, दूसरा हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्या करना है, जो भी मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन जो क्या कर रही है, जो गैस्ट्रिक एसिड की इम्पिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड की इम्पिटी मतलब उसकी खाली होने की, स्टमक के कंटेंट की खाली होने की जो रेट है उसको बढ़ाती है, वो मेडिकेशन हमें यूज करनी है। तो उन मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं, उन मेडिकेशन को हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है, ये वाला भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है, साथ के साथ ये वाला भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोकाइनेटिक हमें क्या करना है, यूज द प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन। तो कौन सी है प्रोकाइनेटिक, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन। फ्रेंड्स, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वो मेडिकेशन है जो क्या कर रही है, गैस्ट्रिक इम्पिटी को एसिलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज द रेट ऑफ। ये क्या कर रही है, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन कौन सी होती है बता रहा हूँ, ध्यान रखना, पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। तो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन कौन सी होती है, इंक्रीज द गैस्ट्रिक, सॉरी, इंक्रीज द गैस्ट्रिक इम्पिटी, रेट ऑफ गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। गैस्ट्रिक एम्पिटी, गैस्ट्रिक एम्पिटी का मतलब है स्टमक की जो खाली होने की जो रेट थी उस मेडिकेशन उसको बढ़ा देती है, उस रेट को बढ़ा देती है। तो वो मेडिकेशन कौन सी होती है, वो मेडिकेशन आती हैं आपकी डोमपेरिडोन। ठीक है, डोमपेरिडोन मेडिकेशन, तो वो मेडिकेशन है जो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन होती है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक इम्पिटी को इंक्रीज कर देती हैं। याद रखना है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों के सामने इन द जीईआरटी मैनेजमेंट। तो ध्यान रखने की बात है, इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप चीज़ों को याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, और अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो और मैनेजमेंट क्या हो सकता है जीईआरडी का, जीईआरडी की और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट, सोच के बताइए प्लीज। तो जीईआरडी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये तो था हमारा अब तक जो हमने पढ़ा, वो तो क्या था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, वो तो क्या था हमारा, सॉरी, मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, हमारा मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट पे मूव करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट पे अगर जब हम मूव करते हैं तो एक सर्जरी करते हैं। ठीक है, सर्जरी करते हैं इन द जीईआरडी के केस में, उसे बोलते हैं अपन फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन, फंडोप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी नाम के अंदर छुपा हुआ है। फंडोप्लिकेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम क्या करेंगे, स्टमक के फंडस को बांध देते हैं, जिससे स्टमक की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो पेशेंट है उसकी वो क्या करेगा, कम खाना खाएगा, कम खाना खाएगा तो जल्दी से स्टमक है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, फंडोप्लिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं बताता हूँ। फंडोप्लिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, जब फंडोप्लिकेशन सर्जरी होगी किसी भी पेशेंट की, तो सिचुएशन के अंदर देखना, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है स्टमक का, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, फंडस कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। और इसको हम क्या करते थे, बांध देते हैं, इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है।
ठीक है, अब जब आप इसको बांध दोगे, इसको आप बांध ही रहे हो, इसको आपने क्या कर दिया, हटा ही दिया। हटाने का मतलब काट के नहीं फेंकना है, सिर्फ बांध देना है। जिससे क्या होगा, अब जैसे कि बैलून होता है, तो बैलून को अगर आप एक साइड से दबा देते हो तो वो क्या होता है, ज्यादा फूल, एक साइड से ज्यादा फूला हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो एयर थी वो इधर मूव कर चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया गया है कि जब GERD का मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हो जाता है तो सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट क्या करना होता है, वो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होता है, एक सर्जरी होती है जिसे बोलते हैं फंडोप्लिकेशन। ठीक है, एक सर्जरी होती है, इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, फंडोप्लिकेशन बोला जाता है। और फंडोप्लिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टमक की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। ये है हमारा GERD के बारे में। आई थिंक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की जो क्लासेस थी वो आप सबको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है इन क्लास से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई थिंक आज की क्लास आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।